एक दिन जब अजीत, अरुण और अर्जुन दोपहर का भोजन कर रहे थे तो अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ मुख्य द्वार पर आया। उसने कहा, राजकुमार, राजकुमार, क्या आप लोगों ने खबर सुनी जो पूरे राज्य में फैल रही है? आज भी 2 बच्चे लापता हो गए हैं। क्या? अब किसका बच्चा गायब हो गया? महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, आज गोपाल दास जी का बेटा और किशनलाल जी का बेटा लापता हो गए हैं। आप ही बताइए महाराज, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? लेकिन ऐसा कब हुआ और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ दिया? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता राजकुमार। उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और गांव वाले भी बहुत परेशान हैं क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में बहुत कुछ घटा है। आज सभी राज्य के वासी दरबार में महाराज से मदद की गुहार लगाने आएंगे। ऐसा कहकर वो सिपाही वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी दरबार में सब चिंता में बैठे होते हैं क्योंकि बच्चों का राज्य से बार बार गायब होना कई हफ्तों से चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? कोई जानवर है जो बच्चों को खा जाता है या कोई बच्चों को मार देता है? भला बच्चों को मारकर किसी को क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि ये पक्का किसी जानवर का काम है। जो भी है ये, हमें इसका पता लगाना ही होगा। आज सब मिल रहे हैं ना, तब देखते हैं कि बाकी राज्य की प्रजा क्या कहती है इस बारे में। ऐसा कहकर सभी अपने काम पर लौट जाते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि ये मामला है तो है क्या। कोई ऐसा दुश्मन आ गया है गांव का जो अपनी दुश्मनी बच्चों से निकाल रहा है। शाम हुई और सभी लोग जाने को तैयार हो गए। जब वो दरबार में पहुंचे तब उन्होंने दोनों बच्चों की मां को रोते हुए देखा। तभी वहां महाराज आ गए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारे राज्य के बच्चे अचानक से गायब हो रहे हैं और अब हमें इसके बारे में कुछ करना ही होगा। तभी अरुण चुपके से अजीत के कान में कहता है, भैया, पिताजी हमें आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तीनों मिलके बच्चों को ढूंढ सकते हैं और जो इसके पीछे है उसे भी अच्छा सबक सिखा सकते हैं। हमारी शक्तियों के आगे आज तक कौन टिक सका है? तभी अजीत अरुण को चुप रहकर महाराज की बात सुनने को बोलता है। महाराज फिर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि अब बच्चों को रात तो क्या, दिन में भी आंखों से ओझल ना होने दिया जाए। दिन में और रात में तो उनके माता पिता बच्चों के साथ ही रहेंगे, लेकिन दिन में गांव के कुछ लोग सभी बच्चों के साथ एक जगह रहें, जिससे दिन में भी उन पर नजर रखी जा सके। महाराज सबसे पूछते हैं कि क्या कोई अपनी मर्जी से खुद का नाम देना चाहता है जो बच्चों का दिन में ख्याल रखेगा। किसी के भी कुछ भी कहने से पहले वैद्य जी अपना नाम देते हैं और कहते हैं कि वो ख्याल रखेंगे। तभी दिनेश कहता है कि वो भी वैद्य जी के साथ उन सभी बच्चों पर नजर रखेगा। सब मान जाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजीत और अरुण कहते हैं, जब अरुण बच्चों के साथ होगा तब हम जंगल के पास वाली जगह जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया गांव में। तभी अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं भी राज्य में उन बच्चों के माता पिता से मिलकर आऊंगा जिनके बच्चे गायब हो गए हैं, ताकि पता तो चले कि ये बच्चे कौन कौन सी जगह से गायब हुए हैं। ऐसा कहकर सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग ठीक वैसा ही करते हैं जैसा सबने तय किया था। अरुण वैद्य जी और बच्चों के साथ रहता है। वहीं दूसरी ओर अजीत और अर्जुन जंगल के आसपास के बच्चों के लापता होने के रहस्य से संबंधित कुछ सबूत खोजने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करते समय अरुण को
कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे, क्या तुमने कुछ सुना? नहीं तो। वो आवाज फिर आती है जोर से, और इस बार अजीत को भी वो आवाज सुनाई देती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक शेर उन पर गरज रहा है। शेर ने उन पर हमला करने के लिए एक पल भी इंतजार नहीं किया। अजीत उड़ गया और उसने पीछे से शेर पर हमला कर दिया, और इस बीच अर्जुन अदृश्य हो गया और उसने शेर को पकड़ लिया। अजीत उस शेर को आग की लपटों से मारने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने उसे रुकने के लिए कहा और अजीत को समझाया कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक जानवर है और हमें उसे कोई चोट नहीं देनी चाहिए, बल्कि वापस जंगल में ले जाना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां उस शेर को होना चाहिए। अजीत मान गया और वो शेर को वापस जंगल में ले गया। क्या आपको लगता है कि बच्चों के लापता होने का कारण शेर था? शायद वो कारण हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ बच्चों का कोई शव नहीं दिखाई दिया, और यहाँ तक कि वो शेर भी भूखा ही लग रहा था, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ना केवल भूखा लग रहा था, बल्कि वो वास्तव में भूखा था। मैंने सोचा कि आज हम निश्चित रूप से उसके रात का खाना बनने जा रहे हैं। ये कहकर दोनों हंसने लगे। दूसरी तरफ बच्चे घर पर चुपचाप बैठे बेहद सुस्त हो गए। उन्होंने अरुण से पूछा कि क्या वो घर के बाहर खेल सकते हैं। अरुण मान गया और वो सभी बाहर खेलने लगे। बच्चे जब बाहर खेल रहे थे तो अरुण उन पर नजर रखे हुए था। बच्चों को देखते देखते उसकी आंख लगने लगी, इसलिए उसने सोचा कि वो जाकर अपना चेहरा धो ले, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। अरुण अंदर गया और अपना चेहरा धोने लगा। जब वो अपना चेहरा धो रहा था तो अचानक उसने एक आदमी के रोने की तेज आवाज सुनी। वो बाहर की ओर भागा, ये देखने के लिए कि कौन रो रहा है। एक आदमी अपने बच्चे का नाम सूरज लेते हुए बाहर रो रहा था, क्योंकि वो कहीं नहीं मिल रहा था। अरुण इतना चौंक गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई बच्चा चंद सेकंड में कैसे लापता हो सकता है। उसने वैद्य जी से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। मुझे नहीं पता, बच्चों ने मुझे बताया कि वो भूखे थे, इसलिए मैं उनके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अंदर गया, और जब मैं वापस आया तो सूरज पहले से ही गायब था। अरुण ने वैद्य जी से कहा कि बच्चों की देखभाल करें, और वो सूरज की तलाश में निकल गया। अरुण उस बच्चे को इधर उधर देखने लगा और अचानक उसने देखा कि अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। अरुण वहां अर्जुन को उठाने गया, लेकिन जब वो अर्जुन के करीब गया तो उसने देखा कि सूरज वहीं बेहोश पड़ा है। उसने पहले अर्जुन को उठाया और उसके चेहरे पर कुछ पानी छिड़का। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें खोलकर वो जोर जोर से रोने लगा और कहा, सूरज मर गया, उन्होंने सूरज को मार डाला। सूरज को किसने मारा और क्यों? ये सभी लोग कौन थे जो बच्चों को बेरहमी से मार रहे थे? इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। लगभग आधी रात का समय था। विक्रम एक छोटे से गांव की सभा से अपने घर वापस आ रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पास में कोई जानवर रो रहा हो। उसने उस शोर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए तेजी से चलने लगा। जैसे ही उसने तेजी से चलना शुरू किया, उसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। उसने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था।
वो फिर से चलने लगा और इस बार उसे चलने की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। वो एक पल के लिए शांत हुआ ही था कि उसने महसूस किया कि किसी की बर्फीली उंगलियों ने उसकी बाह को अंधेरे में जकड़ लिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी मौत हो चुकी थी। ये गांव में घटी अनेक घटनाओं में से एक थी। धीरे धीरे कहानियां पूरे गांव में फैल गई। जब सभी राजकुमारों को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बेहद चिंता हुई। हम उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ देख सकते थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि उन सभी लोगों को कौन मार रहा था उन्हें कुछ पता नहीं था। हम ऐसे ही बैठकर पूरे गांव में लोगों को मरते नहीं देख सकते कि कौन उन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। दूसरी ओर अचानक हत्या बंद हो गई। लोगों को लगा कि उन्हें इस स्थिति से आसानी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन इस स्थिति से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। दूसरे दिन बाजार में एक दुकान पर एक नोटिस मिला जिस पर लिखा था, अरे मूर्ख लोगों, तुम्हारे पास अपना जीवन जीने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं। उसके बाद तुम मेरे द्वारा वैसे ही मारे जाओगे जैसे मैं अपने पैरों से चींटियों को कुचलता हूं। जब सभी राजकुमारों को नोटिस के बारे में खबर मिली तो वो खुद को रोक नहीं सके, लेकिन फिर भी ये सवाल वही रहता है कि वो उस शख्स को कैसे ढूंढें जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है, क्योंकि उस शख्स को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो शख्स औरत है या मर्द। तब उन्हें एक संत से परामर्श करने का विचार आया जो एक गुफा के अंदर ध्यान कर रहे थे। बिना कोई समय गंवाए तीनों राजकुमार संत से मिलने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ गांव के नागरिक ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। लोगों के बीच नकारात्मकता को देखकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और लोगों को समझाने की कोशिश की कि उन्हें भगवान और राजकुमारों पर भरोसा रखना है कि वो ऐसे ही हार नहीं मान सकते। राजकुमार गुफा में पहुंचे और उन्होंने संत को प्रणाम किया और संत की ओर हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना की और कहा कि कृपया हमारी मदद करें, हमारे गांव के लोग मर रहे हैं। संत ने आंखें खोली और कहा, उठो बेटा, मुझे पता था कि तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है, लेकिन इस बार अपराधी बहुत शक्तिशाली है क्योंकि वो अमर है। बाबा, कोई इंसान अमर कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हैं, कोई इंसान अमर नहीं हो सकता, लेकिन अपराधी खुद इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये सुनकर राजकुमार दंग रह गए। दूसरी ओर लोगों को उस आदमी की बात सुनने में भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ मर रहे हैं, शाही परिवार के सदस्य नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो गरीब और कमजोर हैं। और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो हत्यारे ने अब तक शाही परिवार के किसी सदस्य को क्यों नहीं मारा। जब लोग आपस में इन सब बातों की चर्चा कर रहे थे तो वैम्पायर भी वहां मौजूद था। इन सब बातों को सुनकर वो मुस्कुराया और जंगल में अपने गुप्त स्थान पर चला गया। वैम्पायर ने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं कि मैं इन गरीब लोगों के खून का स्वाद क्यों लूं जब मुझे शाही खून का स्वाद मिल सकता है। राजकुमार भी वापस महल में लौट आए। उन्होंने कभी भी हत्यारे के वैम्पायर होने की उम्मीद नहीं की थी। संत ने उन्हें इसका समाधान दिया, लेकिन राजकुमारों को यकीन नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। आज 7 दिनों का आखिरी दिन था। कल से वैम्पायर और लोगों का खून चूसने लगेगा जो अंततः निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार देगा। और ये सोचकर राजकुमार अरुण को नींद नहीं आ रही थी। तनाव और चिंता में उनकी नींद उड़ गई थी। नींद ना आने के कारण वो ताजी हवा लेने खिड़की के पास गए। वो कुछ मिनटों के लिए ही खड़े रहते हैं, तभी अचानक उन्हें लगा जैसे तापमान अचानक से गिर गया है और पूरा वातावरण ठंडा हो गया था। जब वो पीछे मुड़े तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वैम्पायर ठीक उनके सामने खड़ा था और वो अपनी प्यासी आंखों से राजकुमार को देख रहा था।
मैंने कभी शाही खून का स्वाद नहीं चखा है और मैं अब तेरे शरीर के अंदर अपने दांत डालने का इंतजार नहीं कर सकता और धीरे धीरे मैं तेरे शरीर का सारा खून चूस लूंगा। राजकुमार अरुण इतना चौंक गए कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो वैम्पायर को निहारते हुए बस एक मूर्ति की तरह खड़े रहे। जैसे ही वैम्पायर राजकुमार पर हमला करने वाला था, अन्य 2 राजकुमार आ गए और कहा, अरे तुम हमारे भाई से दूर रहो वरना हम। इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, वैम्पायर हंसने लगा और वो राजकुमार अरुण की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमार अजीत और राजकुमार अर्जुन ने अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहे, लेकिन इसका वैम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसके बजाय वैम्पायर ने राजकुमार अरुण पर कुछ जादू किया और वो बेहोश हो गए। राजकुमार अरुण के जमीन पर गिरने से पहले वैम्पायर ने राजकुमार के शरीर को पकड़ लिया और उसने राजकुमार के कंधे के करीब जाकर वहां काट लिया। राजकुमार अजीत और अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। वो रोने ही वाले थे, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। वैम्पायर जोर जोर से रोने लगा और जब दोनों राजकुमार उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वैम्पायर के सब दांत टूट चुके थे। दरअसल राजकुमार अरुण ने लोहे की धातु का कवच पहना हुआ था और जब वैम्पायर ने उन्हें काटने की कोशिश की तो उसके सारे दांत टूट गए। वैम्पायर अब किसी को नहीं काट सकता था और ये सटीक समाधान था जो संत ने राजकुमारों को दिया था कि यदि वो लोगों को मरने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें उस वैम्पायर के सभी दांत तोड़ने होंगे। वैम्पायर को बाद में कारावास में डाल दिया गया। जब सभी ने राजकुमार अरुण से पूछा कि उन्हें ये शानदार विचार कैसे आया, तब उन्होंने कहा कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने भी सोने से बने सेब को काटने की कोशिश करते हुए अपने दांत तोड़ दिए थे। इस तरह उन्हें ये विचार आया। उनकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। रवि अपने घर में सो रहा था और अचानक उसे एक जानवर की बहुत डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसने फिर से उस आवाज को सुना। इस बार उसे लगा जैसे कोई लोमड़ी उसके घर के आसपास है। वो डर गया और धीमे धीमे घर के बाहर जाने लगा। चलते समय उसे उसके दोस्तों की बात याद आ रही थी जिन्होंने उसे जंगल के पास घर लेने को मना किया था। वो घर के बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसके हाथों में एक लाठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे डर से। तभी उसने जंगल में कुछ देखा और उसके हाथ से लाठी गिर गई। इसके पहले कि वो कुछ करता, किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे जंगल में ले गया। इस हादसे को बीते हुए कई दिन बीत गए और किसी को पता नहीं चला कि रवि कहाँ चला गया। आज राजकुमार अर्जुन, अरुण और अजीत बेहद खुश थे क्योंकि उनका दूर का भाई उनसे मिलने आ रहा था। ना जाने कितने साल बीत गए थे, वो उनसे मिलने आ रहे थे। राजकुमार विजय से मिलकर जैसे पुराने बचपन के दिन वापस आ गए हों, उन्हें ऐसा आभास हो रहा था। बचपन के दिन में आप एक छोटे प्यारे बच्चे की तरह दिखते थे, लेकिन जरा अब देखिए आपका शरीर कितना मजबूत और विशाल हो गया है। राजकुमार विजय मुस्कुराते हैं। सब यूं ही बात कर ही रहे होते हैं, तभी राजकुमार अर्जुन राजकुमार अजीत से पूछते हैं, भैया क्या हुआ, आप किस चिंता में हैं? राजकुमार अजीत बताते हैं कि कैसे राज्य से लोग गायब हो रहे हैं। पहले 1, फिर 2 और ऐसे कर कर के ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजकुमार विजय ने पूछा, ये लोगों का गायब होना अजीब बात है। कहीं दूसरे राज्य के गुप्तचर तो इन्हें अगवा करके लेकर तो नहीं जा रहे हैं ना? राजकुमार अजीत ने कहा कि उन्हें भी यही लग रहा था, लेकिन वो गलत थे क्योंकि उन्हें गांव से दूर जंगलों में लोगों की हड्डियां मिली हैं। तभी राजकुमार अरुण कहते हैं, भैया ये तो शायद किसी जानवर का काम लगता है। राजकुमार अजीत हाँ में जवाब देते हैं। तभी राजकुमार विजय कहते हैं, भैया आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे।
ऐसा कहकर सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते समय राजकुमार विजय राजकुमार अर्जुन से पानी का ग्लास मांगते हैं। राजकुमार विजय जैसे ही पानी का ग्लास पकड़ते हैं, उनके हाथ से खून निकल आता है। वो दर्द से चीखने लगते हैं। हर कोई डर जाता है और राजकुमार अरुण उनसे पूछते हैं कि उन्हें चोट कैसे लगी, तो वो इसका कोई जवाब नहीं देते और अपने कक्ष में चले जाते हैं। सभी को राजकुमार विजय की ये बात बहुत अजीब लगती है। अगले दिन वो सब उस जानवर को फंसाने की योजना बनाते हैं जो पूरे गांव में लोगों को मार रहा है उनके शरीर को खाने के लिए। लेकिन वो राजकुमार विजय को इस योजना से बाहर रखते हैं क्योंकि वो आहत थे और वो इस समय समस्या को स्वयं हल करना चाहते थे। योजना ये थी कि वो अलग अलग हो जाएंगे और हर एक जंगल के नजदीक के इलाके पर नजर रखेंगे और उस जानवर के हमला करने की प्रतीक्षा करेंगे। और जिस क्षण जानवर हमला करेगा वो उस जानवर को पकड़ लेंगे और उसे मार देंगे। उन्होंने रात तक इंतजार किया। जैसे ही चांद दिखाई दिया वो योजना के अनुसार जंगल के पास चले गए। वो खुद को छुपाते हैं ताकि जानवर पहले उन्हें ना पकड़ सके। राजकुमार अरुण ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वहां उन्हें किसी भी जानवर का कोई संकेत नहीं मिला। तो वो राजकुमार अरुण के यहाँ गए। राजकुमार अरुण के यहाँ भी सब कुछ शांतिपूर्ण था। यदि दोनों राजकुमार के क्षेत्रों में उस जानवर का कोई निशान नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये राजकुमार अजीत का क्षेत्र है जहां वो जानवर आने वाला है। ऐसा सोचकर दोनों राजकुमार अजीत के क्षेत्र में जाते हैं। राजकुमार अजीत दोनों राजकुमारों को जैसे ही देखते हैं तो दोनों को चुप रहने का इशारा कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों राजकुमार अजीत के पास आते हैं। उन दोनों के राजकुमार अजीत के पास आते ही वो दोनों भी उस जानवर की खतरनाक आवाज सुन सकते थे। वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उस जानवर की ओर बढ़ते हैं। आगे उन्होंने जो देखा वो उन्हें जीवन भर डराने के लिए काफी था। उस जानवर के पास इंसान का शरीर और लोमड़ी का सिर था। वो सभी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके और उस जानवर ने पहले ही किसी को मार डाला था और वो उस मांस को घृणित रूप से खा रहा था। राजकुमार अजीत उस दृश्य को और अधिक नहीं देख सके और उन्होंने अपनी आग की लपटों से उस जानवर पर हमला कर दिया। वो जानवर क्रोधित हो गया और राजकुमार अजीत पर हमला कर दिया। इसी बीच राजकुमार अरुण और राजकुमार अर्जुन दूसरी तरफ उस जानवर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। वो उस भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर से लड़ रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मजबूत है। जिस क्षण ऐसा लगा कि तीनों राजकुमार युद्ध हार जाएंगे, तभी तीनों राजकुमारों के पिता वहां आ जाते हैं और राजकुमार अजीत की ओर चांदी की तलवार फेंकते हैं। राजकुमार अजीत ने तलवार पकड़ी और उस जानवर को मार डाला। पिताजी, अगर आज आप समय पे नहीं आते तो शायद हम इसे कभी नहीं मार पाते। लेकिन ये चांदी की तलवार से मरेगा, ये आपको कैसे पता चला? महाराज जवाब देते हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन वो जानवर कोई और नहीं बल्कि आपका अपना भाई राजकुमार विजय है। इस खुलासे ने तीनों राजकुमारों को सदमे में डाल दिया। महाराज ने कहा कि उन्हें अपने चचेरे भाई राजकुमार विजय के पिता से एक पत्र मिला कि राजकुमार विजय को एक श्राप मिला है और उस श्राप के कारण वो आधा इंसान और आधा भेड़िया बन गया था। और यही कारण है कि वो यहाँ हमारे राज्य में आ गए, क्योंकि उन्हें उनके राज्य में हर कोई जानता था कि वो श्रापित थे। जब मैंने देखा कि दोपहर का खाना खाते समय चांदी के गिलास को छूते ही उसे खून आने लगा, तो मैं समझ गया कि मैंने पत्र में जो कुछ भी पढ़ा वो सच था। सच जानने के बाद तीनों राजकुमारों को बेहद दुख हुआ, परंतु वो इस बात से भी संतुष्ट थे
कि अब उनका भाई इस श्राप से मुक्त हो गया है। महाराज गद्दी पर बैठे थे और राज्य के लोग एक एक करके अपनी समस्या बता रहे थे। दरबारी अगले व्यक्ति को महाराज के सामने आने की घोषणा करता है और फिर वो उसे अपनी समस्या को राजा को बताने के लिए कहता है। व्यक्ति सामने आता है और वो बहुत डरा हुआ दिखता है। वो बताता है कि जिस सड़क से वो और उसके अन्य साथी काम करने के लिए यात्रा करते हैं, वो अब उस सड़क से नहीं जा सकते, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर आ गया है, जिसके कारण वो लोग रास्ता पार नहीं कर सकते हैं। महाराज को ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने उस आदमी को आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इसमें उसकी मदद करेंगे। महाराज ने लोगों की समस्या सुनने के बाद दरबार बंद कर दिया और उन्होंने राजकुमारों को बुलाया। बेटा, कल हम चाहते हैं कि आप सब हमारा एक जरूरी काम करें। फिर महाराज तीनों राजकुमारों को उस सड़क और उस सड़क पर पड़े एक विशाल पत्थर की समस्या बताते हैं। तीनों राजकुमार बात को समझ जाते हैं और जाने को तैयार हो जाते हैं। राजकुमार अर्जुन जब सोने आए तो उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि आखिर उस सड़क पे इतना बड़ा पत्थर आया कैसे, क्योंकि वहां आसपास कोई पहाड़ नहीं था। राजकुमार अर्जुन यही बात सोच रहे थे, इसलिए उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो अभी जाकर एक बार देख लें कि समस्या क्या है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। ऐसा उन्होंने खुद को कहा और उठ खड़े हुए। अगर ये समस्या मैं अकेले ही हल कर लूं, तो पिताजी महाराज कितने खुश होंगे और मेरे भाइयों को भी गर्व होगा मुझ पर। ऐसा सोचकर वो उस सड़क की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद अपनी मंजिल पर आ जाते हैं। जैसा कि उन्होंने सुना था, ठीक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। राजकुमार अर्जुन ने सोचा कि ये कितना आसान काम है, वो तो अभी इस पत्थर को हवा में उड़ा सकते हैं। अब इसके लिए भाइयों को क्यों परेशान करना। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगे। जितना आसान दिखता था, उतना आसान उस पत्थर को उठाना था नहीं। राजकुमार प्रयास करते करते अब थक गए, लेकिन उनकी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा था। राजकुमार अर्जुन उस पत्थर के पास गए और देखने लगे कि ये पत्थर पर उनकी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा, वो पत्थर अपना आकार बदलने लगा और उसने राजकुमार को जकड़ लिया। राजकुमार खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश का कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह हो गई और महल में राजकुमार अरुण और अजीत जाने को तैयार हो गए, लेकिन राजकुमार अर्जुन को महल में ना पाकर उन्हें लगा कि राजकुमार अर्जुन शायद आज के काम के बारे में भूल गए हैं और कहीं और चले गए हैं। उन दोनों ने राजकुमार अर्जुन के बिना ही जाना ठीक समझा। जैसे ही वो उस सड़क पर पहुंचे, उन्हें पूरी सड़क पर कोई बड़ा टुकड़ा पत्थर का नहीं मिला। अब वो इस समय इतने भ्रमित थे क्योंकि पहले उन्हें राजकुमार अर्जुन नहीं मिले और अब सड़क पर पत्थर नहीं मिल रहा था। ये सब आखिर हो क्या रहा था? क्या राजकुमार अर्जुन का उनके साथ ना आना और पत्थर का यूं गायब हो जाना, ये उन दोनों को बेहद अजीब लगा। तभी अचानक एक अजीब सी डरावनी आवाज उन दोनों को पीछे से सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक पत्थर जैसा दिखने वाला दानव राजकुमार अर्जुन को जकड़कर पकड़े हुए है और राजकुमार अर्जुन दर्द से तड़प रहे हैं।
राजकुमार अजीत ने अपने भाई को छोड़ने के लिए राक्षस पर हमला किया, लेकिन बदले में उस राक्षस पे हमले का कोई असर नहीं हुआ। वो जोर जोर से राजकुमार पर हंसने लगा और फिर उसने राजकुमार अजीत को जोर से पटक दिया। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर दोनों राजकुमारों को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने उस राक्षस पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी शक्तियों का उस राक्षस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों राजकुमारों को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक पत्थर के बने राक्षस को हराएं तो हराएं कैसे। तभी अचानक से राजकुमार अर्जुन उन्हें कुछ दिन पहले की बात याद दिलाते हैं, जो उन्होंने अपने शाही पुस्तकालय में पढ़ी थी कि कैसे हवा, पानी और गर्मी से पत्थर तो क्या बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं। राजकुमार अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और खड़े हुए और तीनों ने एक साथ अपनी शक्तियों को एक किया और उस पत्थर के राक्षस पर एक साथ हमला कर दिया। हमला करते ही वो राक्षस हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसे कुछ नहीं होगा। मगर धीरे धीरे उस पर असर दिखने लगा और वो राक्षस टुकड़ों में बिखरने लगा। अगर पढ़ाई की होती तो तुम्हें समझ आ जाता कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। और कुछ ही समय बाद वो राक्षस टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। तभी राजकुमार अजीत ने राजकुमार अर्जुन को कहा, अर्जुन, जिंदगी में एक बार तुमने पढ़ाई की और वो भी तुम्हारे काम आ गई, इसलिए कहता हूँ मेरे भाई कि पढ़ाई किया करो। राजकुमार अजीत की बात सुनकर सब हंसने लगे। बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन के राज्य में एक पहलवान आया था और आते ही उसने राजकुमार अजीत को ये चुनौती दी कि वो उसे पहलवानी में हरा कर दिखाए। फिर उसने राजकुमार अजीत को कहा कि अगर वो इतना शक्तिशाली है तो डर किस बात का, चुनौती स्वीकार कीजिए। राजकुमार अजीत ने कहा, ये क्या बात हुई? आप ऐसे कैसे कह सकते हो और हमारे राज्य में आकर हमें चुनौती कैसे दे सकते हो? पहलवान ने कहा कि उसने राजकुमार अजीत के बारे में बहुत सुना है। वो देखना चाहता है कि क्या वो सच में इतने शक्तिशाली हैं और क्या सच में वो इतनी तारीफ के लायक हैं। ऐसा कहकर पहलवान हंसने लगा। राजकुमार अजीत पहलवान से लड़ाई तो नहीं करना चाहते थे, परंतु कोई उन्हें चुनौती दे और वो उसे स्वीकार ना करें, ये उनकी शान के खिलाफ था। ठीक 2 दिन के बाद उनकी प्रतियोगिता होती है। लोगों ने जैसा सोचा था प्रतियोगिता वैसी बिल्कुल नहीं हुई। उन्हें तो लगा था कि राजकुमार अजीत पहलवान को धोबी पछाड़ देंगे, लेकिन लगता है राजकुमार अजीत को पहलवानी करने में कुछ अधिक ही आनंद मिल रहा था। कभी पहलवान राजकुमार अजीत को पटकता तो कभी राजकुमार अजीत पहलवान को पटकते। राजकुमार अजीत हंस रहे थे और प्रतियोगिता का बेहद आनंद उठा रहे थे। तभी राजकुमार अजीत ने कहा, थक गए क्या? अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम तो अभी से थके हुए लग रहे हो। पहलवान बहुत थक गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। और हार मानता भी कैसे? आखिर उसकी शान का जो सवाल था, अगर वो हार मान जाता तो उसकी नाक कट जाती। राजकुमार अजीत ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इस प्रतियोगिता को खत्म करते हैं। उन्होंने इस बार पहलवान को ऐसा पटका कि वो उठ नहीं पाया। उनके ऐसा करते ही लोगों ने अपने राजकुमार की जीत का जश्न मनाया। ये सब हो रहा था, तब एक औरत राजकुमार अजीत को बड़े ध्यान से देख रही थी।
उसकी आंखें जैसे राजकुमार अजीत से हट नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब सब वहां से चले गए तब वो औरत जंगल में जाकर एक जगह बैठ गई। वो औरत वहां अकेले बैठे हुए खुद से ही पूछने लगी कि आखिर कौन है ये, कौन है जो इतना शक्तिशाली है और आज तक वो इससे मिली क्यों नहीं। फिर उसने खुद से कहा कि मुझे एक ऐसे ही आदमी से शादी करनी चाहिए जो बेहद शक्तिशाली हो। लेकिन तभी वहां एक तोता आ जाता है और कहता है, अरे मूर्ख औरत, वो राजकुमार अजीत है और तुझसे कभी शादी नहीं करेंगे। और ये क्या, तू शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है? तू तो बूढ़ी हो गई है। उस औरत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी थैली से पानी निकाला और सारा पानी तोते पर फेंक दिया। जैसे ही उसने तोते पर पानी फेंका वो हवा की तरह गायब हो गया। जादूगरनी ने फिर गुस्से से कहा, अब हंस हंस, अब क्यों नहीं हंस रहा है? अब जादूगरनी का एक ही मिशन था कि वो राजकुमार अजीत से शादी करके रहेगी, वरना उसके प्राण ले लेगी। ऐसा कहकर जादूगरनी ने अपने कदम राजकुमार अजीत के राज्य की तरफ बढ़ाए। जब वो राज्य में पहुंची तब उसने देखा कि एक राजकुमार अजीत जैसा दिखने वाला लड़का वहां कुछ लोगों की मदद कर रहा था। जादूगरनी दंग रह गई क्योंकि राजकुमार इतने बड़े बड़े पत्थरों को अकेले बिना किसी की मदद के उठा रहे थे और उठाकर दूर फेंक रहे थे, क्योंकि इस बड़े पत्थर के कारण लोग उस रास्ते से दूसरी ओर नहीं जा पा रहे थे। जादूगरनी को लगा कि ये राजकुमार अजीत ही है, लेकिन उसे सच्चाई का पता तब चला जब एक स्थानीय व्यक्ति ने राजकुमार का नाम अरुण संबोधित करते हुए उन्हें उन सब की सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। जादूगरनी ने सोचा कि कहीं राजकुमार अरुण अजीत से भी अधिक शक्तिशाली हुए तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? जादूगरनी ने मन बना लिया कि अब तो वो ये पता लगा कर ही रहेगी कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उससे ही शादी करेगी। और तीनों भाइयों में अधिक शक्तिशाली कौन है ये जानने के लिए जादूगरनी ने जगह जगह जाल बिछाए। जब रात में राजकुमार अजीत सो रहे थे तब उसने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें हवा में उठा लिया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया। लेकिन राजकुमार अजीत की शक्तियों ने उन्हें नींद में भी कुछ नहीं होने दिया। एक दिन राजकुमार अर्जुन को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक छोटा बच्चा एकदम महल के सबसे ऊंचाई वाले मंजिल पे खड़ा था। वो उसके करीब गए और उस बच्चे को वहां से हटने के लिए बोला, लेकिन बच्चे ने राजकुमार अर्जुन को महल से नीचे ढकेल दिया। लेकिन राजकुमार अर्जुन के पास तो हवा की शक्ति थी। वो हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो महल के अंदर आए और उन्होंने देखा कि बच्चा तो गायब हो गया है। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम था, लेकिन असल में बच्चे के रूप में तो वो जादूगरनी थी जो राजकुमार अर्जुन की शक्तियों की परीक्षा लेने आई थी। अगले दिन जब राजकुमार अर्जुन
और अजीत एक जगह बैठे हुए थे, तब वहां राजकुमार अरुण आते हैं और कहते हैं, भाइयों, कल पता है मेरे कमरे में आग लग गई थी। इसके पहले कि वो आगे कुछ बोलते, राजकुमार अरुण कहते हैं, क्या तुम्हारे साथ भी जानलेवा घटना घटी थी? फिर तीनों एक दूसरे को उनके साथ क्या हो रहा है ये सब बताते हैं। तीनों राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन कर रहा है उनके साथ ऐसा। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी गुस्से में लाल हो रही थी कि उसने तीनों पे हमला किया, लेकिन तीनों बच गए। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है? जादूगरनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहा, बहुत ही शक्तिशाली हो ना तुम तीनों, तो अब मेरे इस वार से बचकर दिखाओ। आखिर जादूगरनी अब क्या करने वाली थी? क्या थी उसकी अगली चाल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे जादूगरनी का हर वार खाली गया राजकुमारों पे। अब आगे। उस दिन रात को जादूगरनी ना जाने क्या कर रही थी। देखने से तो लग रहा था कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कोई पूजा कर रही है। पूजा करते ना जाने कितने महीने बीत गए, लेकिन जादूगरनी टस से मस ना हुई और आखिरकार उसे उसकी पूजा का फल मिल ही गया। पूजा सफल होते ही जादूगरनी उठ खड़ी हुई और जोर जोर से हंसने लगी। उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आने लगी थी। अब तुम तीनों राजकुमार क्या करोगे? कैसे बचोगे मेरे इस वार से? वहीं दूसरी तरफ वहां राजकुमार अजीत को बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। वो खिड़की के पास चले गए और ये सोचकर कि थोड़ी ठंडी हवा खा लेने से वो अच्छा महसूस करेंगे, मगर जैसे ही वो खिड़की के पास गए तो उन्होंने देखा कि राजकुमार अरुण और अर्जुन आपस में लड़ रहे हैं। वो ये देखकर चौंक गए और वो तुरंत नीचे उन दोनों को रोकने के लिए चले गए। रुको, ये तुम दोनों आधी रात को क्या मजाक कर रहे हो? कहीं तुम दोनों का मानसिक संतुलन तो खराब नहीं हो गया है? लेकिन दोनों राजकुमारों पे तो जैसे खून सवार था। उन्होंने राजकुमार अजीत के सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। कभी राजकुमार अरुण राजकुमार अर्जुन को मारते, तो कभी राजकुमार अर्जुन राजकुमार अरुण पे हमला करते। राजकुमार अजीत बोलते रहे, लेकिन उन दोनों ने उनकी एक ना सुनी। अब वो बोलते बोलते थक गए थे और अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो उन दोनों पे हमला करके उन दोनों को बेहोश कर दें, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उनके हमला करते ही दोनों राजकुमार बेहोश हो गए। राजकुमार अजीत ने उन्हें महल में एक जगह सुला दिया और वो सोचने लगे कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे थे। कुछ देर बाद जब दोनों को होश आया, तब उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जादूगरनी चुपकर तीनों भाइयों को देख रही है और मन ही मन में जादूगरनी ने खुद से कहा, आज राजकुमार अजीत ने सारा खेल बिगाड़ दिया।
असल में जादूगरनी ने राजकुमार अरुण और अर्जुन पे जादू कर दिया था, जिसके कारण वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और दोनों में से जो भी जीतता जादूगरनी उसे और राजकुमार अजीत से लड़वाती, ताकि अंत में जो भी राजकुमार विजयी होता वो सबसे शक्तिशाली राजकुमार होता और जादूगरनी उसी से शादी करती। जादूगरनी ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि 3 सुंदर राजकुमारियां आ जाती हैं और तीनों एक एक राजकुमार के साथ खड़ी हो जाती हैं। जादूगरनी ने इन तीनों राजकुमारियों को पहली बार देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये तीनों कौन हैं, लेकिन तीनों राजकुमारों और राजकुमारियों की बातें सुनकर जादूगरनी समझ गई कि ये तीनों तो राजकुमारों की पत्नियां हैं। ये आभास होते ही उसे अपनी मूर्खता पर यकीन नहीं हुआ कि ना जाने उसने राजकुमारों को पाने की कोशिश में कितनी चाल चली, कितनी पूजा की। लेकिन इस दौरान जादूगरनी ने ये पता लगाना जरूरी नहीं समझा कि राजकुमारों की शादी हुई भी है या नहीं। ये सब जानकर जादूगरनी के सर पे तो जैसे खून सवार हो गया। वो चिल्लाते हुए बाहर सबके सामने आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगी। अरे ये क्या बात हुई? ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे तुम हो कौन और किस धोखे की बात कर रही हो? लेकिन जादूगरनी कोई बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बस अपनी छड़ी उठाई और हमला शुरू कर दिया। जादूगरनी पहले तीनों राजकुमारों की पत्नियों को मारना चाहती थी और फिर वो तीनों राजकुमारों को तड़पाना चाहती थी। लेकिन इसके पहले कि वो तीनों राजकुमार की पत्नियों पे हमला करती, तीनों राजकुमार उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उन चारों में एक भयानक युद्ध आरंभ होता है। जादूगरनी अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन राजकुमारों को अकेले हराना उसके बस की बात नहीं। वो कमजोर पड़ने लगती है। फिर जादूगरनी को याद आता है कि उसने तो राजकुमारों पे पहले ही वशीकरण करके रखा है। बस एक चुटकी बजाते ही वो तीनों उसके इशारे पर नाचने लगेंगे और जैसा जादूगरनी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उसके एक चुटकी बजाते ही तीनों राजकुमार किसी मूर्ति के जैसे बस खड़े हो गए। अब जादूगरनी ने तीनों राजकुमारियों की तरफ देखा और कहा, अब क्या होगा तुम सबका? कौन बचाएगा तुम्हें? राजकुमारियां मुस्कुराई और बोली, पहले तुम खुद तो होश में आ जाओ, फिर आगे की बात करना। इससे पहले कि जादूगरनी कुछ समझ पाती, उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है यहाँ, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत लग रहा है उसे। फिर एक राजकुमारी जादूगरनी के पास आती है और उसके हाथ बांध देती है, लेकिन जादूगरनी उसे रोक नहीं पाती है। रोक तो क्या, वो तो खुद हिल भी नहीं पाती है। तब जादूगरनी को एहसास होता है कि वो उसके जादू में खुद फंस गई है। जो जादू उसने तीनों राजकुमारों पे किया था, वो उल्टा उसी पे आ गया है। और ये सब हुआ तीनों राजकुमारियों की शक्तियों की सहायता से। फिर तीनों राजकुमारों ने उसे जाकर एक ऐसी काल कोठरी में बंद किया जहां ना सूरज की रोशनी आती है और ना ही किसी की आवाज उस काल कोठरी के बाहर आती है। तीनों राजकुमार अपनी पत्नियों के सहायता करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। राज्य में जादुई मकड़ी घूम रही थी। माना जाता है कि अगर वो मकड़ी किसी को काट ले
तो वो इंसान मकड़ी के जैसा बन जाता है। एक बंसी नाम का किसान जंगल में भटक रहा होता है। वह जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश कर रहा होता है, पर उसके मन में एक डर भी था कि कहीं जादुई मकड़ी उसके सामने ना आ जाए। बंसी हिम्मत करता है और आगे चलता जाता है। वहीं दूर उसे एक लकड़ियों का ढेर दिखता है। वो बहुत खुश होता है और भटकते हुए लकड़ियों के पास पहुंचता है। पर जैसे ही वो लकड़ियों के पास पहुंचता है और लकड़ियों को छूने की कोशिश करता है, वो जादुई मकड़ी उसके सामने आ जाती है। बंसी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो जहां भी जाता मकड़ी उसके पीछे आ जाती। अब वो थक चुका था और मकड़ी से कहीं दूर भी नहीं भाग सकता था। मकड़ी ने बंसी पर हमला किया और बंसी वहीं ढेर हो गया। और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में होता है। बंसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो मकड़ी से बच कैसे गया। अब रात हो जाती है। एक गांव वाला बंसी के दरवाजे पर आता है और बंसी को आवाज लगाता है। बंसी ने आवाज सुनकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, उसका शरीर एक बड़ी सी मकड़ी में बदल जाता है। अब वो गांव वाला भी बंसी के घर में आने की कोशिश करता है और वो जो बंसी के शरीर की हालत को देखता है तो उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो भागना शुरू करता है, पर बंसी ने उसे अपने जाल में पीछे से खींच लिया। अगला दिन होता है और उस गांव वाले की लाश एक पेड़ पर मकड़ी के जाल से लिपटी हुई थी। तीनों जादुई राजकुमार भी वहीं मौजूद थे। उन तीनों राजकुमारों ने ये फैसला किया कि वो पूरे राज्य की छानबीन करेंगे और अपराधी का पता लगाएंगे। अब वो तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उनमें से राजकुमार अर्जुन को वो मकड़ी बना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ही उस गांव वाले की जान ली है। वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं है और राजकुमार अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए कहता है। राजकुमार अर्जुन अपनी शक्तियों से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। अब बंसी अपने जाल में अर्जुन को बांध देता है और उसकी गर्दन पर काट भी देता है और कहता है अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। पर आपको तो याद ही होगा, राजकुमार अर्जुन दूसरों की शक्तियां अपने वश में कर सकते हैं। बंसी के काटने पर वो उसके जैसे मकड़ी तो नहीं बने, लेकिन मकड़ी की सारी शक्तियां उनके भीतर समा गई। अब अर्जुन मकड़ी के जैसे पेड़ पर चढ़ सकते थे और जाल भी फेंक सकते थे। अर्जुन कहता है अरे ये तूने क्या किया, अब चलो कैद खाने में वहीं अपने जाल बुनना। राजकुमार अर्जुन बंसी को उसी के जाल में बांधकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं। राज्य में अफरा तफरी का माहौल था। परजीवी पूरे राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ था। राज्य के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इस परजीवी से कैसे छुटकारा पाए। तभी एक व्यक्ति कुछ लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है कि अब हमें केवल महाराज और उनके तीनों राजकुमार ही इस जीव से छुटकारा दिला सकते हैं। सभी लोगों ने महल जाने का फैसला किया। लोग महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज ने पूछा आप सभी लोग यहाँ अचानक कैसे। प्रजा ने महाराज को उस परजीवी के बारे में बताया और महाराज से मदद मांगी। महाराज ने कहा आप सभी बेफिक्र रहें, हम अभी तीनों राजकुमारों को उस परजीवी से निपटने के लिए भेजते हैं। पर महाराज को ध्यान आया कि उन्होंने तो राजकुमार अजीत और अरुण को दूसरे राज्य किसी काम से भेजा हुआ है। महाराज कहते हैं मुझे अभी ध्यान आया है कि राजकुमार अजीत और अरुण को हमने दूसरे राज्य किसी काम से भेजा है, पर आप चिंता ना करें, राजकुमार अर्जुन राज्य में मौजूद हैं। हम अभी उन्हें आपके साथ भेजते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। यहाँ दूसरी ओर राजकुमार अर्जुन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं। महाराज वहाँ आते हैं और अर्जुन महाराज से कहते हैं पिताजी आप अचानक यहाँ मुझे बुला लिया होता। महाराज ने राजकुमार अर्जुन को उस परजीवी के बारे में बताया और उन्हें तुरंत जाने को कहा, लेकिन महाराज ने ये चिंता भी जताई कि क्या वो ये काम कर पाएंगे और वो भी अपने भाइयों के बिना। अर्जुन ने कहा पिताजी आप फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। राजकुमार अर्जुन अब उस परजीवी के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो पूरे राज्य में तबाही मचा रहा है। अर्जुन उसके सामने आए
परजीवी अर्जुन के पास जाने की कोशिश करता है। अर्जुन को लगता है कि वो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो अर्जुन अब उस पर जोरदार प्रहार करते हैं। वो दूर जा गिरता है। ऐसा लग रहा था कि वो जीव अर्जुन से कुछ कहना चाहता था, पर जैसे ही अर्जुन से कुछ कहने की वो कोशिश करता, अर्जुन उस पर जोरदार हमला कर देते हैं। परजीवी की हालत खराब हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, इसकी हिम्मत तो देखो, बार बार मुझ पर हमला कर रहा है। अब अर्जुन जैसे ही उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, वहाँ अचानक राजकुमार अजीत और राजकुमार अरुण आ जाते हैं। अर्जुन को उस परजीवी पर वार करने से रोकते हैं। राजकुमार अजीत अर्जुन से, हमें लगता है कि ये कुछ तुमसे कहना चाहता है, रुको मैं इसकी भाषा समझने की कोशिश करता हूँ। राजकुमार अजीत ने उस परजीवी को छूकर उसकी भाषा समझी। वो परजीवी कहता है कि मैं टाइटन नाम के शहर से आया हूँ, हम टाइटनवासी बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो उस पर अर्जुन कहते हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं, सारा राज्य तबाह करके खुद को शांत बोल रहे हो। अब परजीवी कहता है, मैंने लड़ना डेक्स्टोर की कैद में ही सीखा था। अर्जुन पूछते हैं, ये डेक्स्टोर कौन है? डेक्स्टोर नाम के जीव ने मेरे ग्रह पर कब्जा कर रखा है और आसपास के ग्रह पर भी अब कब्जा करने के लिए निकल पड़ा है। कैद में मैं एक सियोल वासी से मिला था, उसने मुझे महान 3 जादुई राजकुमारों के बारे में बताया था कि वो ही मेरे ग्रह को डेक्स्टोर से बचा सकते हैं, इसलिए मैं आप तीनों को यहाँ ढूंढते हुए पहुँच गया हूँ। अब राजकुमार अजीत उस परजीवी से वादा करते हैं कि वो उसके ग्रह को उस डेक्स्टोर से जरूर आजाद करवाएंगे। परजीवी अब तीनों राजकुमारों को अपने यान में बिठा कर ले जाता है। अब कैसे तीनों राजकुमार डेक्स्टोर का मुकाबला करते हैं, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तीनों राजकुमार अंतरिक्ष यान से टाइटन ग्रह की ओर जा रहे होते हैं। उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष का ऐसा नजारा देखा था। भैया ये ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमयी है। ये ब्रह्मांड हमारी सोच से भी बड़ा है अर्जुन। अब अर्जुन यान के बाहर तारों को देख रहा होता है। उसे दूर एक रोशनी नजर आई जो उनके यान की ओर ही बढ़ रही होती है। अर्जुन तुरंत ही सभी के पास जाता है और उस रोशनी के बारे में सबको बताता है। अजीत, अरुण और वो परजीवी भी अब उस रोशनी को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं, पर वो रोशनी तब तक वहाँ से गायब हो जाती है। अजीत कहता है, कहाँ है रोशनी? अर्जुन ने कहा, वो सच कह रहा है, उसने अभी रोशनी को देखा था जो यान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अचानक यान के शीशे के ऊपर एक जीव आ गिरता है जो घायल लग रहा था। अब ये कौन है वो सब बाद में देखना, ये घायल लगता है, पहले से यान के अंदर ले आओ। अब उस जीव को यान के अंदर लाया जाता है। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई योद्धा या फिर कोई सैनिक है। परजीवी लूकस ने अपनी शक्तियों से उसके जख्म ठीक कर दिए। अब उसे होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो डेक्स्टोर आ रहा है, डेक्स्टोर आ रहा है कहता रहता है। अजीत उसे शांत होने के लिए कहता है और पूछता है कि वो कौन है और डेक्स्टोर को कैसे जानता है। मेरा नाम मैक्स पावर है, हम ब्रह्मांड के योद्धा हैं। मैं और मेरी टीम रोज की तरह सारे ग्रहों का चक्कर लगा रही थी। हम सोच रहे थे हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और ब्रह्मांड में अब अमन और शांति कायम हो चुकी है, पर हम गलत थे। हमने देखा एक ग्रह ने हमारे सामने अपना वजूद खो दिया। हमने देखा एक अजीब सा दिखने वाला जीव जिसने अपने आप को किसी कवच से ढक रखा था। उसने पल भर में सौरस ग्रह हमारी आंखों के सामने से ही गायब कर दिया। मैंने और मेरे साथियों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर उसे एक खरोंच तक नहीं आई और उससे लड़ते लड़ते मेरे सभी साथियों ने अपनी जान गंवा दी। तो तुम कैसे जिंदा बच गए? मेरे एक साथी ने मुझे उस शिप से टेलीपोर्ट कर दिया और उसके बाद मैं तुम्हारी शिप से टकरा गया। तुम इंसानों में कब से ऐसी काबिलियत आ गई कि तुम अंतरिक्ष में यात्रा करने लग गए? सिपाही, जो तुम कह रहे हो सोच समझ कर कहो। हम इंसान किसी भी तरह से तुमसे कम नहीं है। हम भी उसी डेक्स्टोर को रोकने के लिए ही निकले हैं। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया। अगर इसे बाहर ही रहने दिया होता तो ही अच्छा होता। तुमने अभी सौरस ग्रह का नाम लिया? हाँ, क्यों? तुम्हारा क्या लेना देना है उस ग्रह से? जब मैं डेक्स्टोर की कैद में था तो मेरे साथ एक रियाल नाम का शख्स था जो सौरसवासी था। उसे भी डेक्स्टोर ने बाकी कैदियों की तरह ही कैद में रखा हुआ था। अजीत ने पूछा, हमें ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन डेक्स्टोर की कैद में था? लूकस कहता है उसके साथ 3 और कैदी थे जो अलग अलग ग्रहों से थे। अजीत कहता है, आखिर डेक्स्टोर अलग अलग जीवों को क्यों अपनी कैद में रख रहा है? उसका मकसद क्या है? डेक्स्टोर टाइटन, सौरस, सियोल और नाटो ग्रह के जीवों की शक्तियों को एक कर एक ऐसा हथियार बनाना चाहता है जिससे वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके। मुझे भी यही लगता है। अगर उसे कोई ग्रह तबाही करना होता तो वो उसे गायब क्यों करता? तो अब हम उसे कैसे रोकें? अजीत लूकस से पूछता है, तुम्हारे साथ जो अन्य जीव थे वो अब कहाँ हैं? हम सभी ने ये फैसला किया था कि जब हम डेक्स्टोर की कैद से निकलेंगे तो हम पृथ्वी पर एक बार जरूर मिलेंगे। हम भले ही डेक्स्टोर को हरा नहीं सकते, लेकिन उसे रोक तो सकते हैं। इससे पहले कि वो दूसरे जीवों तक पहुंचे, हमें उन तक पहुंचना होगा। पिछले भाग में आपने देखा लूकस ने बताया था कि सौरस, टाइटन और सियोल ग्रह के परजीवी डेक्स्टोर की कैद से लूकस के साथ भाग चुके थे। अब आगे राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन अपनी शक्तियों को ज्यादा विकसित करने के लिए योग का सहारा लेते हैं।
परजीवी लूकस और मैक्स पावर काफी समय से राजकुमारों के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों राजकुमारों के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अब तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी आंखें खोली। अब आने दो उस डेक्स्टर को, हम तैयार हैं उसका सामना करने के लिए। राजकुमार अजीत, मुझे लगता है कि हमें सौरस ग्रह की ओर जाना चाहिए, क्योंकि डेक्स्टर की योजना के अनुसार अब वो सीधा सौरस ग्रह की ओर जाएगा। तो ठीक है, फिर हम सौरस ग्रह की ओर ही जाएंगे। अर्जुन, यान को सौरस ग्रह की ओर मोड़ लो। जी भैया। अब तीनों राजकुमार सौरस ग्रह पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनके आने से पहले ही पूरा ग्रह तहस नहस हो चुका था। अरे ये कैसे हुआ? हमसे पहले आके डेक्स्टर कैसे पहुंच गया? अब लूकस की नजर उस सौरसवासी पर पड़ती है जो उसे डेक्स्टर की कैद में मिला था। लूकस ने पूछा, अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या यहाँ डेक्स्टर आया था? सौरसवासी ने बताया कि डेक्स्टर सौरस ग्रह पर आया था और उसने पूरी ग्रह की एनर्जी को खींच लिया, जिससे सौरस ग्रह के लोगों की शक्तियां खत्म हो गई। अब सौरस ग्रह पर एक भी पेड़ नहीं बचा था। सौरस ग्रह के वासियों की शक्तियों का सोर्स ही ये चमत्कारी पेड़ थे, पर पूरा ग्रह अब सूखा और बंजर हो चुका है। अब सभी सौरसवासी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ये बहुत गलत हुआ। अगर डेक्स्टर को नहीं रोका गया तो वो पूरे ब्रह्मांड को ऐसे ही निकल जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें जल्द ही उसे रोकना होगा। लेकिन भैया, हम उसे रोकेंगे कैसे? हमारे पहुंचने से पहले ही वो उन ग्रहों पर पहुंच जाता है और सारे ग्रह तबाह कर देता है। अरे हाँ, हम डेक्स्टर से पहले जरूर पहुंच सकते हैं, पर कैसे? सौरस वासियों के इन यान की मदद से। ये यान कोई मामूली यान नहीं है, ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलने वाले यान है। जब हम कैद में थे तो इन्हीं यान की मदद से डेक्स्टर की कैद से हम रिहा हो पाए थे। तो देर किस बात की, चलो फिर उस डेक्स्टर का कीमा बनाते हैं। अब राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन डेक्स्टर से पहले ही सौरस के यान की मदद से सियोल ग्रह पर पहुंच जाते हैं, जहां डेक्स्टर आने वाला था। लूकस अब तीनों राजकुमारों को उस सियोल वासी से मिलाता है जो उसे डेक्स्टर की कैद में मिला था। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे ग्रह को कुछ नहीं होने देंगे। अब वहां डेक्स्टर अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। सियोल वासियों, अपने ग्रह को मुझे सौंप दो, नहीं तो फिर मरो। बहुत हुआ, तुमने बहुत तबाही मचा ली। अब चुपचाप इस ग्रह से दूर चले जाओ, वरना हमें तुम्हें मारना होगा। बहुत बोलते हो, पर मैं करके दिखाता हूँ। डेक्स्टर ने जोरदार वार अजीत पर किया, लेकिन अजीत को एक खरोंच तक नहीं आई। नामुमकिन, ये कैसे हुआ? क्या किया है तुमने? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। अरुण, अर्जुन, इसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दो। अब अरुण और अर्जुन ने डेक्स्टर की पूरी आर्मी को तहस नहस कर दिया और डेक्स्टर देखता ही रह गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरी आर्मी बना लूंगा और बिना आर्मी के भी मैं तुमसे अकेला ही निपट सकता हूँ। अब तीनों राजकुमारों ने डेक्स्टर का सामना किया। तीनों ने बारी बारी डेक्स्टर पर वार किया। डेक्स्टर की हालत खराब हो जाती है और वो अब हार मान लेता है। उसे अब अंतरिक्ष की जेल में बंद कर दिया जाता है। सभी सियोलवासी तीनों राजकुमारों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब तीनों पृथ्वी भी लौट आते हैं।